नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक सत्यम। चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है। हाय शिवराज, चलो भैया शिवराज भी आए हैं आज। चलिए बच्चा, तो यहाँ ना हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो जो एक बहुत विशेष चीज को लेकर बताता है। अब ये विशेष चीज है क्या, तो आइए इस बात को समझ लेते हैं। भाई विशेष चीज है जाति व्यवस्था और श्रम विभाजन। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को जो है वो ये चैप्टर प्रदर्शित करता है, ये चैप्टर बताता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कि भाई किस तरीके से जाति जो है वो समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है, और समाज के साथ साथ किस तरीके से जाति का प्रभाव जो है वो श्रम विभाजन पर पड़ता है। इन सारी बातों को आज हम जानेंगे, समझेंगे। चलिए बच्चा, शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चा, आज की पहले जब हम क्लास शुरू करें तो उससे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में ना हमने संज्ञा पढ़ा था। ठीक है, और संज्ञा भी क्या होता है, देखो संज्ञा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। संज्ञा को कहते हैं नाम, और नाम किस चीज का, किसी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, स्थान, स्थान, ठीक है, या भाव, इन सभी को क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, अब बात करें संज्ञा के प्रकार की, तो भैया संज्ञा के होते हैं 5 प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो बेटा ये था जो हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, बढ़ेंगे आगे। हेलो विशाल, चलो भैया आए हो विशाल, अच्छी बात है। प्रियांशु को भी हेलो, सब बच्चों को हेलो, नंदिनी को भी बेटा बहुत बहुत हेलो। चलो बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं कि कैसे आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे लेखक परिचय और जानेंगे कि इस चैप्टर को किसने लिखा है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। फिर चैप्टर के सारांश की ओर बढ़ेंगे कि भाई चैप्टर का सारांश क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जो चैप्टर में हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। और फिर बात करेंगे प्रश्नोत्तरों की। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जानने समझने के बाद हम ये भी जानेंगे कि भाई चैप्टर के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर उससे पहले बेटा एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं टाइम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहां हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, क्यों बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठिएगा तो हमेशा आता है कि भाई प्रश्न कहाँ से आएंगे और कितने आएंगे। तो ये प्रश्न चर्चा करते हैं पहले कि प्रश्न क्या है। तो देखो बेटा, यहां से 2 तरीके के प्रश्न आएंगे। एक तो आएगा आपको एमसीक्यू, ठीक, यानी कि वस्तुनिष्ठ, जो 1 या 2 दोनों में से कोई भी आ सकता है, या तो एक प्रश्न आता है या फिर 2 आ सकते हैं। ठीक है, और कहां से आते हैं इन सारी चीजों को हम पाठ पढ़ते हुए जानेंगे। फिर हम बात करते हैं भाई यहां से आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या, लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न का क्या फायदा है ये भी समझ लो। यहाँ कम लिखना पड़ता है, इसकी जो वर्ड लिमिट है ना वो 20 to 25 वर्ड, यानी कि 20 से 25 शब्द में लिखना पड़ता है आपको। तो यहाँ ये बात हुई कि भाई इस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं और कितने मार्क्स में आने वाले हैं, ये चीज भी समझ लो। तो बेटा यहाँ ना 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो 3 या 4, या तो 3 के लिए आएगा या 4 के लिए आएगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ से एमसीक्यू कितने पूछे जाते हैं। पर हर साल जो है ना, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 नंबर तो यहाँ से पूछे ही जा रहे हैं। और पहला ही चैप्टर का जो भी आप एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन होगा ना वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि भाई क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। ठीक है, बढ़े इसके आगे, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ सिमरन, सिमरन चलो बेटा। आसिफ, पढ़ने पर ध्यान लगा लो। ऐसे ही मिल जाते हैं। अच्छा सर, ऑब्जेक्टिव में तो 20 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं बेटा, पर सीखना तो पड़ेगा ना। ठीक है, आपको ऐसे ही मिल जाते हैं तो लिखते क्यों हो फिर। ठीक है, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी तो सीखना पड़ेगा चीजों के साथ। चलो बढ़ते हैं आगे। तो भैया आप सबसे पहले बात करते हैं लेखक परिचय की कि भाई लेखक परिचय कौन था। सर इस बार बोर्ड में कितने ऑब्जेक्टिव, बेटा ऑब्जेक्टिव फिक्स है आपके, जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं तो 100 ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। ठीक है, टेंशन से एकदम फ्री रहो। ठीक है, चलो क्लियर सर, सबको क्लियर।
ओके, चलो बच्चे बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लेखक परिचय के बारे में। तो देखो, लेखक जो हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे जो लेखक हैं उनका नाम ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ था भैया? जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मृत्यु हो जाती है इनकी दिसंबर, ठीक है, 1956 में। अब इस समय में जब उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद उनकी मृत्यु हुई, इस पूरे समय में वो स्ट्रगल करते रहे। ठीक है, और बहुत बढ़िया काम भी किया उन्होंने। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी शिक्षा की। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो बड़ौदा के महाराज के द्वारा संपन्न कराई गई। फिर बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं, यानी कि लंदन चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वहां जाकर लगभग तमाम तरीके की चीजें, चाहे वो हिंदी से जुड़ी हुई बातें हों या भारतीय साहित्य से जुड़ी हुई बातें हों, संस्कृत हों, हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं। और जब वो भारत लौट कर वापस आते हैं तब वो क्या हो जाते हैं भाई? वो एक इतिहास मीमांसक भी होते हैं, विधिवेत्ता भी होते हैं, अर्थशास्त्री भी होते हैं और शिक्षाविद भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से पता चलता है कि उनकी जो पढ़ने की जो कला थी, उनकी जो पढ़ने की ललक थी, उन्हें सर्वगुण संपन्न और सर्वगुण निपुण बनाती है। ठीक है, फिर क्या होता है भाई? आगे एक चीज और होती है कि वो जब वापस लौट कर आते हैं तो वकालत करना शुरू करते हैं। और जब वकालत शुरू कर देते हैं तो कुछ समय तो वकालत करते हैं, पर वो देखते हैं कि भाई भारत के अंदर ना, चूंकि हम गुलाम थे तो बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारे पिछड़े जो लोग थे उनको लेकर बहुत सारी समस्याएं थी भाई, उनका लगातार शोषण हो रहा था। तो फिर यहां से वो उन लोगों के लिए एक अलग से मुहिम चलाते हैं। ठीक है, जो दबे हुए, जो पिछड़े हुए लोग थे, जो दलित जातियों के लोग थे, उनको आगे लाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए वो प्रयास करते हैं। ठीक है, और नई नई चीजें, नई नई पहल लाते हैं। ठीक है, सो दिस क्लास फॉर जी, चलिए ठीक है। अब देखिए भैया क्या क्या वो जो कार्य करते हैं। तो भाई तो कार्यों के बारे में यदि बात की जाए तो देखो, बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। और इसी बीच वो ये भी बताते हैं कि वो अपने जीवन में 3 लोगों से बड़े ही प्रभावित हुए। ठीक है, बड़े ही प्रेरणा उन्होंने ली। कौन कौन से 3 लोग थे भाई? तो वो कहते हैं कि भाई चिंतन और रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्तित्व रहे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले। तो बेटा यहाँ जो है ना, हमें पता चलता है कि इतना संघर्ष करने के पीछे उन्होंने किन से प्रेरणा ली। तो उन्होंने 3 व्यक्तित्व जो हैं वो प्रेरणा के माने थे। पहला व्यक्तित्व कौन था? पहला व्यक्तित्व थे बुद्ध। ठीक है, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा व्यक्तित्व कौन था? दूसरा व्यक्तित्व था कबीर। ठीक है, और तीसरा व्यक्तित्व थे ज्योतिबा फुले। बेटा ये फैक्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू के अंदर जब हम करेंगे तो ये हम जानेंगे कि इन सारी चीजों को पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा उनकी रचनाओं की, कि भाई कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर द शूद्र्स। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद पूछ लिया जाए इस बार। ठीक है, फिर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट ऑफ लैंग्वेज स्टेट, द राइट एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमन। ठीक है, तो यहाँ एक बुक का नाम जो पूछा गया है, ये बहुत फेमस बुक है उनकी, द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमन। इनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो बेटा इनहिलेशन ऑफ कास्ट से एक पैराग्राफ जो है ना, एक निबंध जो है ना, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब बेटा हम बात करने वाले हैं कि आगे क्या। तो देखो बेटा, ये तो इनकी रचनाएं थी, और इनके पूरे साहित्य को भारत कल्याण मंत्रालय ने 21 खंडों में प्रकाशित किया है, जो अंबेडकर वाग्मयम के नाम से जाना जाता है। वाग्मयम मतलब पूरा का पूरा साहित्य। ठीक है बच्चा, तो यहां तक हमने उनके जीवन परिचय को जाना। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो, जिनको ये है ना, ये प्रॉपर क्लास बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो शाम को 7 बजे मिलना। ठीक है, कुछ अच्छी चीज सीखना हो, कुछ अच्छा जानना हो तो यहाँ बने रह सकते हो। पर यूपी बोर्ड का जो प्रॉपर क्लास है वो कब होगा? वो होगा 7 बजे। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग। चलिए बच्चा, बढ़ते हैं आगे। और देखो, इसी के साथ ना आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन किसकी रचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको 2021 में पूछा गया था। ठीक है, यहां से एक चीज हमने स्टार्ट की है कि हम PYQ भी कर लेंगे यहीं के यहीं। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना यहाँ, ये PYQs ही होंगे। तो अब आपकी बारी है, आपको जवाब देना है। फटाफट आंसर दीजिए जब तक मैं कर दूं।
आपकी शंकाएं देख लूं कि भाई क्या क्या शंका है आपको लेकर। हम्म दलित क्या होता है बेटा? दलित वो चीज होता है, वो व्यक्तित्व होते हैं या वो जाति समूह होता है जिनका बार बार शोषण किया जाता है। ठीक है सर, बिना मतलब का ब्लॉक क्यों किया बेटा? इस बारे में ना बीएम से हम बात करेंगे, ठीक है उजाला, परेशान मत हो, भी पढ़ लो। ठीक है सर हाँ बेटा, ये बिहार बोर्ड के लिए है। यूपी बोर्ड, बेटा यूपी बोर्ड का क्लास जो है वो 7 बजे होगा सुबह शाम को। ठीक है ग्रामर से पहले लिटरेचर खत्म करिए। ठीक है बेटा, लिटरेचर खत्म हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है एमसीक्यू होता है बेटा मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है फिर ग्रामर कब से शुरू करवाएंगे? बेटा ग्रामर का एक ही क्लास लेंगे और एक ही क्लास में सब कंप्लीट करा देंगे। सर कौन सा बोर्ड का पढ़ा रहे हैं? बेटा बिहार बोर्ड है ये। ठीक है चलिए, ठीक है अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो बाबू इस प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है ना, देखो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है विकल्प क्रमांक डी, द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन किसकी रचना है? तो बेटा ये रचना जो है वो है किसकी? भीमराव अंबेडकर की। ठीक है चलिए, आंसर ही नहीं दे रहे हैं, वाह। चलिए चलिए ठीक है, ये भी बात ठीक है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बुद्ध एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? ठीक है अब भाई बुद्ध एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो भाई बिल्कुल सही बात है कि भाई बुद्ध और कम्युनिज्म के जो लेखक हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। और क्यों है इस बात को भी समझ लो। भाई उनका जो लिखने का पूरे का पूरा तरीका था, जो पूरे की पूरी बातें थी, वो इस चीज को लेकर थी कि जो चेतना है, जो दबे हुए लोग हैं, उनकी बातें कौन कहेगा, उनके मतलब की बात कौन कहेगा। ठीक है तो ये सारी बातें जो हैं वो उनको लेकर हैं। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ बेटा एक प्रश्न है जो PYQ है, यानी कि पिछली बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका था। और यहाँ ना मैं आपको ये बात जरूर बता देता हूं कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनमें से मुख्य पार्ट पता है क्या है? वहां से मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं केवल जीवन परिचय में से और जीवन परिचय के बाद पाठ्य परिचय में से। ठीक है तो यहां पूछा जा रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के लेखक का क्या नाम है। ठीक है और फिर आगे पूछा जा रहा है चिंतन एवं रचनात्मकता के 3 प्रेरक व्यक्तित्व कौन थे? तो भाई उनके जो 3 प्रेरक व्यक्तित्व थे वो कौन थे? बुद्ध थे, ठीक है, बुद्ध, ठीक है, और कौन था? और थे फुले, सॉरी पहले थे कबीर, ठीक है, कबीर, और फिर थे ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ठीक है तो ये उनके जीवन के कुछ प्रेरक व्यक्तित्व थे। और लेखक का नाम तो हमें पता ही है, लेखक का नाम कौन है भैया? लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। ठीक है चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो बेटा पहले प्रश्न में ना इस चैप्टर के पहले सारांश को समझो, इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया इस चीज को समझो। इस चैप्टर में करण का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, आंसर लेट आ रहा है आजकल। ठीक है चलिए तो देखो इस पाठ के अंदर ये बताया गया है, मूलतः ये जो पाठ है ना ये एक भाषण है। ठीक है और ये भाषण का किस चीज से लिया गया है? तो ये भाषण लिया गया है कहां से? एलिहेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है यहां से इस भाषण को लिया गया है। होता यह है कि लाहौर में ना बाबा साहब को एक बार भाषण देने जाना होता है। ठीक है जाति पाति तोड़क मंडल के अंदर उन्हें भाषण देने जाना होता है, पर वो भाषण किन्हीं कारणों से हो नहीं पाता है। ठीक है फिर बाद में इसी को एक पुस्तक के माध्यम से पब्लिश किया जाता है और इसका जो हिंदी अनुवाद था वो किया था ललई सिंह यादव ने। ठीक है ये बात याद रखना कि इनका जो अनुवाद है वो ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है तो इस तरीके से बेटा कुछ प्रश्न जो हैं, ठीक है, यहां से बनते हैं। जैसे एक प्रश्न आपके सामने ये है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। ठीक है अब जो बोल रहे थे ना पोल नहीं आ रहा है, पोल नहीं आ रहा, तो उनके लिए भैया बढ़िया पोल चल रहा है। ठीक है अब आंसर दो। चलो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? अब आपको बताना है कि भाई हिंदी रूपांतरण किसने किया। ठीक है बताओ फटाफट। करण, चलो बेटा करण सही है, 1936 का जाति पाति तोड़क मंडल। हाँ बेटा सही है, लेकिन ये फैक्ट अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है और पूछा भी नहीं जाएगा एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है इसको मेन था वहां से ना इंपॉर्टेंटली केवल रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है वहां से
बेटा पोल चल रहा है, ठीक है। कमेंट में आंसर मत दो, फिर कमेंट में आंसर देते हो और कहते हो सर पोल नहीं आया, पोल नहीं आया। तो भैया पोल चल रहा है, पोल पे आंसर दो, ठीक है। चलो चलिए करण का आंसर सही है भाई, तालियां करण के लिए, बढ़िया बच्चा। अब बात करते हैं कि भाई उचित उत्तर क्या है। तो देखो राइट आंसर जो है ना इस क्वेश्चन का वो है ललई सिंह यादव। बी का ही टिक लगा रहे हो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बेटा बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। और किसने दिया है, मनीष भाई ने दिया है, रजनीश ने दिया है, ऋषि राज झा ने भी, सॉरी ऋषिकेश झा ने भी दिया है, और आलोक कुमार ने दिया है, ठीक है। तो बेटा जो उचित उत्तर है ना, जो राइट आंसर वो है ललई सिंह यादव, ठीक है। उन्होंने इसका जो है हिंदी ट्रांसलेशन किया था। चलिए बच्चा, चांदनी, हाँ हो जाते हैं जीवन में, कभी बार लेट भी हो जाते हैं, ठीक है, कभी जल्दी भी हो जाते हैं। कितने बजे तक क्लास चलेगी बेटा, जितने बजे तक आप पढ़ पाइएगा उतने बजे तक क्लास चलती रहेगी, ठीक है। आपने मिस्टेक कर दिया सर, हाँ बेटा हो जाता है गलती, ठीक है। अब क्या मिस्टेक किया ये भी थोड़ी बताओगे, ठीक है, बता दोगे तो अच्छी बात है। चलो तो बेटा इस प्रश्न का जो उत्तर था वो था ललई सिंह यादव, ठीक है। बाकी जो और नाम है ना इनका किसी भी प्रकार से कोई संबंध रह नहीं जाता, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गया है। ललई सिंह यादव वह व्यक्ति थे जिन्होंने एलिएशन ऑफ द कास्ट के अंदर जो भी बातें उन्होंने कही थी, ठीक है, उन सारी बातों को हिंदी में रूपांतरित किया था, जिसे हम चैप्टर के माध्यम से अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, कोई चीज आपकी छूट गई है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो बताओ, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए प्रियांशु कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके चल रहा है। अभिनय पांडे को पोल चाहिए, ठीक है बेटा पोल आ रहा है आपके लिए, आप पढ़ते जाइए, क्वेश्चन का आंसर आपको पोल के माध्यम से ही देना है। राज भाई को हेलो भैया, ठीक है, ओके। आर्यन, आलोक कुमार बहुत सुपर, चलो ठीक है बच्चा। सर प्लीज फोन नंबर चाहिए, गौरव क्या करोगे फोन नंबर लेकर, अच्छा ले ही लो, 111111, ठीक है, लगाते रहना, लग जाएगा। यू चलो भैया, चलो बेटा बात करते हैं आगे चैप्टर के बारे में। तो देखो अब यहां से ना चैप्टर के थॉट को समझो, मेन बात क्या कह रहा है चैप्टर। मेन बात चैप्टर में यह बताई गई है कि जाति के आधार पर जब काम मिलता है, ठीक है, तो बहुत दिक्कत आने लगती है, ठीक है। क्यों दिक्कत आने लगती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिस पर लोगों की नजर नहीं जाती, पर वो पूरी की पूरी श्रम विभाजन को परेशान कर देती है, ठीक है। तो आइए इन सारी बातों को समझते हैं। देखो पाठ की शुरुआत होती है और यहाँ ये बताते हैं, यह विडंबना है ही कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि आज के दौर में भी जातिवादियों की कमी नहीं है, जातिवाद को बड़ी मान्यता दी जा रही है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि भाई जातिवाद के जो पोषक तत्व हैं वो इस बात को कहते हैं, अपनी बात को इस तरीके से कहते हैं कि आधुनिक श्रम में भी जो है ना वो जाति प्रथा को ही बड़ा महत्व दिया जाता है। कैसे दिया जाता है ये देखो। अब आधुनिक शब्द समाज में कार्य कुशलता के श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि भाई देखो आज के समय में शुरुआत में चैप्टर में बताते हैं कि भाई जाति जो पोषक तत्व हैं, यानी कि जातिवाद के जो पोषक तत्व हैं आज भी समाज में उपस्थित हैं, और वो इस बात को बढ़ावा देते हुए कहते हैं, इस बात का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि भाई कार्य कुशलता के लिए, श्रम विभाजन के लिए भी जातिवाद में कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन भी जातिवाद का एक तरीका ही है, जिससे जो लोग जिस चीज में कुशल होते हैं उस चीज में या उस बात को लेकर वो कुशल होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे एक सुनार है, ठीक है, तो अब सुनार का बेटा सुनार बनेगा। इस बात को तर्क में देते हुए वो ये कहते हैं कि तुम्हारे पापा सुनार थे तो तुम सुनार, तो सोने का काम तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, और एक्सपीरियंस लेवल भी तुम्हारे पास ज्यादा आ जाएगा क्योंकि तुम्हारे पापा से तुम सीख पाओगे, ठीक है। यहां ये बात कहते हैं लोग, ठीक है। फिर इसी बात को ना आगे जो लेखक हैं वो ये बताते हैं कि भाई इस तरीके से तो जातियों का जो है वो श्रमिक को श्रमिक से बांटा जाएगा, एक श्रमिक ऊंचा हो जाएगा और दूसरा श्रमिक जो है वो नीचे हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा, तो इसी बात को एग्जांपल से समझो। देखो भाई एक वर्ग है, एक जाति है जो सोने का काम करती है तो उसे सोनार कहा जाता है। एक वर्ग है जो लोहे का काम करती है तो उसे क्या कहा जाता है, लोहार कहा जाता है, ठीक है। पर अब ये देखो सोने का जो काम कर रहा है उसका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर होगा, जो लोहे का काम करेगा उसकी मेहनत तो ज्यादा होगी पर जीने का तरीका जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि भाई एक ही जाति में
या एक ही तरीके का काम करने वाले दो लोग अलग अलग जातियों में बट गए। ठीक है, देखो धातु का काम वो भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, पर दोनों में अलग अलग भेदभाव आ गया, और इस तरीके से क्या हो गया कि भाई दोनों आपस में ऊंच और नीच के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जो समाज में ऊंच नीच देखने को मिलती है ये इसी कारण देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात हमारे लेखक महोदय हमें स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आगे क्या कहा जाता है, इसी बात को वो कह रहे हैं आगे अपने बातों में, आगे कहते हैं कि भाई ये जो जाति प्रथा है ना वो अस्वाभाविक काम विभाजन करवाती है। ठीक है, यानी कि जो अस्वाभाविक कार्य विषमता है उसको जन्म लेती है, और इसी कारण जो है वो समाज में ऊंच नीच को भी जन्म मिलता है। ठीक है, तो ये इस बात को की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब बेटा आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। प्रश्न इस प्रकार से है कि भाई वर्तमान में क्या है, भाई वर्तमान में वर्तमान समाज में किस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या है भाई, कर्मवादियों की कमी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन सी है श्रमवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और ऑप्शन डी सभी की, यानी कि सभी प्रकार के आदमी जो हैं वो उनकी कमी नहीं है। ठीक है, तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, पोल आपके सामने है। चलिए जब तक करण का आंसर ठीक है बेटा, स्वीटी का आंसर भी ठीक। स्वीटी बेटा पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है, कितना अच्छा नाम है स्वीटी, पर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा। शिवराज भाई का आंसर ठीक है। ठीक है, शिवराज भाई जो हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं आज के। ठीक है, हर्षित का भी आंसर सही है। चलिए बच्चा मान गए। खुशी का भी आंसर सही है, आकांक्षा भी सही आंसर दे रहे हैं, साइको राजपूत भी बढ़िया। बेटा तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है ये तो बताओ, साइको राजपूत कोई नाम थोड़ी ना होता है, काहे तुम राजपूतों के नाम का ऐसा प्रचार कर रहे हो। ठीक है, भ्रामक प्रचार। राहुल सबको नमस्ते भैया, जातिवाद चलो बढ़िया। ऋषिकांत झा बढ़िया, सबको मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बेटा जो उचित उत्तर है वो है जातिवाद के पोषक तत्वों की। ठीक है, चैप्टर की पहली लाइन में ही बात की जाती है कि आज के समय में भी जातिवाद के पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो उचित उत्तर क्या है भैया, उचित उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलो अब देखते हैं भाई कौन फास्ट फास्ट खेला है। ऑप्शन 64% राइट आंसर दे रहा हो। अरे बाबू एक बात बताओ, ये जो 20% डी लगा दिए हैं वो तुम लोग किस चक्कर में डी लगाए हो यार। मतलब थोड़ा जब पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं, बोर्ड पे साफ साफ लिखा भी है कि भाई वो बता भी रहे हैं, ऐसा काहे कर रहे हो बाबू। थोड़ा ध्यान से चैट वैट इधर उधर देखने से अच्छा थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, तो ये था बेटा उत्तर इस प्रश्न का। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ बेटा, कोई भी चीज पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, यूपी बोर्ड बेटा ये यूपी बोर्ड का नहीं है, ये बिहार बोर्ड का ही प्रॉपर 3 बजे से क्लास चलता है। ठीक है रागनी, इस बात को समझ लो कि ये जो क्लास है वो प्रॉपर बिहार बोर्ड का चल रहा है 3 बजे से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा फटाफट। नहीं बेटा ये यूपी बोर्ड का क्लास नहीं है सर, पोल नहीं आता बेटा। सिमरन ये टेक्निकल दिक्कत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, थैंक यू सर बिहार बोर्ड। ठीक है भैया, बिहार बोर्ड के बच्चों का लाख लाख धन्यवाद। ठीक है सर, हमारा तो किसी से बात नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हमें ब्लॉक क्यों कर दिया गया। अमृता भारती बेटा इस बारे में ना हम बात करेंगे, हम आपका नाम नोट कर लेते हैं अमृता, पूछते हैं क्या बात हुई है। ठीक है सर, पोल नहीं आ रहा बेटा, पोल का प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार फोन रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, लक्षित सर ये सीबीएसई में नहीं है। हाँ बेटा तुम्हें यही नहीं पता ये सीबीएसई में है या नहीं है। ठीक है चलो बढ़िया। प्रियांशु जी को धन्यवाद, जीएच बोर्ड में आइएगा। बेटा जीएच बोर्ड की कोई संभावना इस समय नहीं है। ठीक है बच्चा, तो ये इस प्रकार से प्रश्न थे। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, राहुल कॉल आपसे बात करनी है, आप पढ़ाओ, डाउट आ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकती। हाँ ये बात तो है। चलो बेटा ग्रामर चलती है आपको आकांक्षा। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखो प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले ना प्रश्न का कंटेंट समझ लो, आगे क्या बात कही जा रही है पाठ के अंदर, इस बात को समझो जरा। पाठ में आगे बताया जा रहा है, जाति प्रथा को अस्वाभाविक बताते हुए लेखक स्पष्ट करता है कि श्रम विभाजन जो है वो हमारी रुचि के आधार पर होना चाहिए, और रुचि के आधार पर होने से ज्यादा इस बात पर आधारित होना चाहिए कि भाई हमारी कार्यकुशलता है कि नहीं। अब इस बात को जरा समझ लो कि भाई यहाँ क्या कहा जा रहा है। मान के चलिए एक सुनार का बच्चा है, ठीक है, उसके घर में सोने का दुकान है और उसके पिताजी कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो बेटा सोने का काम करो। ठीक है,
और वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि नहीं नहीं हम सोने का काम नहीं करेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे बाबूजी और देश को संभालेंगे। तो बड़ा दिक्कत है, लोग क्या कह रहे हैं वो तो अलग छोड़ दो, उनके पिताजी कह रहे हैं नहीं नहीं बेटा सोने सुनार बन सुनार बन, और बच्चा कह रहा है नहीं नहीं हम तो कलेक्टर बनेंगे। अब वो कह रहे हैं उनके पिताजी कि भैया कलेक्टर तुम इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि कलेक्टर बनने के लिए आपको अपना पेशा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपका जो पेशा है वो सुनार का पेशा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पिताजी सुनार हैं। तो इसी बात को वो बता रहे हैं कि भाई कार्य विभाजन जो है वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए व्यक्ति की रुचि के आधार पर और व्यक्ति के कौशल के आधार पर, यानी कि व्यक्ति क्या कर सकता है, इन दोनों चीजों के आधार पर जाति विभाजन श्रम विभाजन होना चाहिए। इस बात को कह रहे हैं। और फिर आगे बताते हैं कि भाई जो आज का सिद्धांत है, जो हमारे यहाँ प्रचलित सिद्धांत है, वो जाति प्रथा का जो सिद्धांत है उसको मान्यता दी जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जाति प्रथा को बहुत मान्यता दी जाती है और इसके कारण क्या होता है कि उसके प्रशिक्षण की और उसकी रुचि की अवहेलना कर दी जाती है कि भाई आप कितना ही अच्छा जानते हो, आप कितना ही अच्छा खाना बना लेते हो, मगर अगर आपके परिवार में अगर सोने चांदी का धंधा है तो आपसे सोना चांदी का काम ही कराया जाएगा, आपको खाना बनाने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ बेटा क्या होता है कि यहाँ इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कार्य विभाजन का जो आधार है वो जाति व्यवस्था ना होकर कार्य कुशलता और व्यक्ति की रुचि होना चाहिए। पर बहुत से मौकों पर ऐसा नहीं हो पाता, जिस कारण जिस व्यक्ति को जो काम करना है वो काम नहीं कर पाता है और बहुत सारी दिक्कतें जो है वो व्यक्ति जो है ना देख पाता है, ठीक है, समझ पाता है, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतों का उसे आभास भी होता है, ठीक है। तो बेटा ये तो था ये वाला पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों की बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा है भाई ऑप्शन आर्थिक संपन्नता, तीसरा है रुचि और कुशलता, और अंतिम ऑप्शन है शिक्षा। तो आप बताइए कि भैया जाति प्रथा का आधार क्या होना चाहिए। देखो सॉरी जाति प्रथा नहीं, श्रम विभाजन का आधार क्या होना चाहिए। चलो बताओ तुम्हारी बात। अंकित, दीपक क्या कह रहे हैं? जो जिनका नाम ना दीपक होता है ना उनका बिल्कुल अगर वो पढ़े लिखे ना तो गजब करते हैं। सर आप अच्छे लग रहे हैं, आहा धन्यवाद भैया, अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद नीरज जी, ठीक है। चलो साइको राजपूत, बेटा तुमसे नाम पूछा था तुमने नाम नहीं बताया। करण का तो आंसर सही है, अंकुश का भी आंसर सही है, ठीक है। करण चलो भैया, चलो दीपक भी सही आंसर दे रहे हैं। आजकल तो बच्चे गजब कर रहे हैं, मतलब फटाफट फटाफट आंसर आ रहे हैं, ठीक है। हर्षित जी, सीसी सर जी, वाह बढ़िया हर्षित, गजब। चलो अब बात करते हैं कि भाई राइट आंसर क्या है। तो देखो बेटा राइट आंसर जो है वो है सी। इस पैराग्राफ में बताया गया था, लेखक ये बताता है कि जाति के आधार पर नहीं, जिस व्यक्ति की जिस काम में रुचि है, जो व्यक्ति जिस काम में कुशल है उसको वो काम करना चाहिए, ठीक है। तो एक कहावत भी है कि जिसका काम उसी पर साजे और करे तो क्या बताओ जरा, और करे तो साजर बाजे, ठीक है, यानी कि बाजे बजते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां इस प्रश्न के उत्तर को जाना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आगे की, कौन कौन सा तीरंदाज लोग था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सबने दिया है। आर्यन कुमार ने बाजी मारी है, आस्था है, शिवराज है, साइको राजपूत। वाह साइको राजपूत तुम्हारा नाम भी आ गया, बताओ। राहुल ददीवाल, आप सभी को बधाई बेटा, अच्छा सीख रहे हो, बढ़िया बात है और ऐसे सीखते रहना चाहिए जीवन में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते बेटा आगे। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जाति विभाजन और श्रम जो है वो किस तरीके से एक दूसरे को दिक्कतें पैदा करता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि भाई श्रम विभाजन जो है वो व्यक्ति की रुचि के आधार पर होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, जाति प्रथा का आर्थिक पहलू क्या होता है, कि भाई जाति प्रथा के अंदर यदि श्रम विभाजन रहेगा तो आदमी किस तरीके से दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखो होता क्या है। देखो बेटा अगर इस बात को समझो, चैप्टर क्या कह रहा है वो तो छोड़ो, अगर एक व्यक्ति एक विशेष तरीके का काम करता है, मान के चलो सुनो, एक व्यक्ति घड़ी बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, और समय के साथ साथ अब आप देख रहे होंगे कि भाई फोन में घड़ी आ गई है, लैपटॉप में घड़ी आ गई है, और घड़ियों का व्यापार उस तरीके से नहीं चलता जिस तरीके से पहले चला करता था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा,
अब बात ये हो जाएगी कि भाई उस व्यक्ति का व्यापार धीरे 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 घटेगा, और चूंकि वो जाति प्रथा से बंधा हुआ व्यक्ति है कि भाई उसके पिताजी जो काम किया करते थे वही काम उसे करना है, तो इस तरीके से क्या होगा, अब काम धंधा तो चल नहीं रहा है क्योंकि टेक्निक बदल चुकी है, तकनीक बदल चुकी है और समय बदल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से उस व्यक्ति का जो है जीवन जो है वो कष्टमय हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो कम आ ही रहा है, धीरे 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 व्यापार कम होता जा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी। आर्थिक स्थिति जब ठीक नहीं होगी तो बहुत ढंग से वो पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा और बहुत सारे साधनों को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो व्यक्ति को ना क्या हो जाएगा कि भाई समाज में उसका जो पक्ष है, वो जो व्यक्ति वो कमजोर हो जाएगा और उसका शोषण होना शुरू हो जाएगा। यही बात जो है वो आर्थिक पहलू है। ठीक है, कि भाई यहाँ आर्थिक पहलू किस तरीके से है, जाति प्रथा पर आधारित जो श्रम विभाजन है वो कैसे व्यक्ति को कमजोर करता है, कैसे व्यक्ति को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, हाँ करण जी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो भी बात सही है। ठीक है, और दिवाकर तो भैया हाँ तुम्हारा नाम भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलो यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सबको ओके है? बताओ कमेंट करके, फटाफट बताओ जल्दी, तो आगे बढ़े। ओके चलो भैया, ठीक है, रवि को भी ओके है। ठीक है, इत्मीयान पांडे को भी ओके, सबको भैया चलो, हर्षित ओके 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 सब भाई। अब तो खुशी ने ओके बोल दिया तो मतलब सब ओके ओके है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर्षित को क्या दिक्कत है? आंसर ठीक है, चलिए बच्चा हम बढ़ते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। तो देखो यहां से देखो होता क्या है, अब बात करता है लेखक कि भाई आर्थिक पहलू की बात करने के बाद लेखक यहाँ ये बता रहे हैं इस चैप्टर में कि भाई ऐसा व्यक्ति टालू काम करता है। देखो अब इस बात को समझो, तुम एक ऐसा काम कर रहे हो, ठीक है, जहां तुम काम तो कर रहे हो केवल अपने पिताजी के कारण कि भाई तुम्हारे पिताजी वो काम करते थे, अब वो काम तुम करने लगे हो, पर उसमें ना टेक्नोलॉजी है ना कोई चीज़ है। समय के साथ वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी होती जा रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा पैसा जो है वो कमाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा खर्च नहीं चलेगा। और जब जिस काम से तुम्हारा खर्च ही नहीं चल रहा है तो उस काम में तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा। ठीक है, मन कैसे लग जाएगा भाई, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तब क्या करोगे कि तुम काम सिर्फ इसलिए करोगे कि भाई कैसे भी करके ये काम कर दो, ये दिन काट दो, यहां से मजदूरी ले लो और चुपचाप इस काम को छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करने के कारण इसको कहते हैं टालू काम। ठीक है, कि भाई काम चलाओ, कोई भी काम कर दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से काम करने के कारण पता है क्या होगा, आपका तो ना तो केवल आप में कुशलता आ पाएगी। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप बड़ी कुशलता से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा भाई, जब आपके अंदर कुशलता नहीं आएगी तो आपका पैसा भी नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगा, फिर आपका आर्थिक शोषण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां इस चीज को बताया गया है। ठीक है, इस समय जो भी आप काम करेंगे वो केवल विवशता के कारण कर रहे होंगे, क्योंकि आप दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इन सारे काम को आप करते रहेंगे। ठीक है, यही बात बताई जा रही है। और लेखक यहाँ ये भी बताता है कि भाई बेरोजगारी की जो समस्या है, उससे बड़ी समस्या क्या है आज के समय में, उससे बड़ी समस्या है कि भाई लोग अपना पेशा नहीं बदल पा रहे हैं। व्यापार में जितना गरीबी और जितना शोषण है, उससे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपना पेशा नहीं बदल पा रहे हैं। और बेटा ये बात ना जाति प्रथा से भी अलग है कि देखो हर 15 साल में, हर 20 साल में टेक्नोलॉजी, समय और स्थितियां बदल जाती हैं। ठीक है, तब जब मनुष्य जो है ना, अगर वो समय के साथ नहीं बदलता है, नई टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं सीख रहा है, तो फिर वो दिक्कत में आ जाता है। समझ रहे हो, आपने देखा होगा कई ऐसी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे बंद हो चुकी हैं, जैसे घड़ी की दुकानें हैं, तो आपको बहुत रेयर है कहीं घड़ी की दुकान देखने को मिले। अब उस तरीके से घड़ी की दुकान नहीं मिलती है बेटा देखने को, पता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अब जब से ई कॉमर्स आया है तो इलेक्ट्रिकल्स का जो दौर है ना वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है, अब लोग ना ज्यादा सामान सुधरवाते उधरवाते नहीं, जो सामान बिगड़ जाए उसको ना वो चेंज करा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई जाति व्यवस्था के कारण आदमी की जो है वो टालू काम करने की प्रवृत्ति भी बन जाती है, क्योंकि वो अपना पेशा नहीं बदल सकता जाति प्रथा के कारण, और जो काम वो कर रहा है उसमें उसका मन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है कि हर काम को ऐसे ही कर देता है कि चलो यार कर तो दो, हटाओ। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और शोषण का शिकार होता रहता है। ठीक है बच्चा, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे क्या है, लेखक का नया समाज। अब भैया सुनो, इतनी सारी जब बात कर लेता है लेखक तो ये बताता है
कि लेखक का नया समाज कैसा होगा। देखो अभी तक तो लेखक जाति प्रथा पर प्रहार कर रहा था कि जाति प्रथा ऐसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुरा है, ये बुरा है। अब लेखक बता रहा है कि भैया नया जो हम समाज बनाएंगे, जिसमें हम आएंगे, वो समाज कैसा होगा। ठीक है, तो बेटा ये समाज कैसा होगा, इस बात को समझ लो। लेखक यहां बताता है, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृता पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे वह कोई वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज को बहुविध हितों में सबका भागी होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं है बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान करने का दूसरा नाम है। ठीक है, तो बेटा यहां पर लेखक बताता है कि ठीक है कि उनका जो समय है वो जो है वो किस तरीके से है। अब लेखक बता रहा है कि मेरी कल्पना ये है कि भाई जिस समाज को मैं बनाऊं या जिस समाज की कल्पना मैं कर रहा हूं उसमें ना स्वतंत्रता हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सके। ठीक है, फिर दूसरी बात कर रहे हैं समानता हो, कोई भी व्यक्ति ऊंचा या कोई भी व्यक्ति बड़ा ना हो। जितना अधिकार एक डॉक्टर के पास है, ठीक है, जैसे चांदनी के पापा डॉक्टर हैं, ठीक है, तो जितना अधिकार जो है ना चांदनी के पापा के पास है उतना अधिकार रवि के पापा के पास भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात जो है वो कहते हैं। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि सभी लोग जो है ना उस समाज में भाईचारे के साथ रहें। ठीक है, तो ये बात जो वो कह रहे हैं लेखक बताते हैं। फिर आगे लेखक ये बता रहे हैं कि भाई एक आदर्श समाज इसी तरीके से होता है कि भाई उस समाज में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि कोई भी अच्छा परिवर्तन यदि आता है तो वो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल सके, यानी कि अमीर से लेकर गरीब तक वहां कोई परिवर्तन अगर आ रहा है तो सबके अंदर आए। ठीक है, फिर आगे क्या है भाई, आगे बता रहे हैं कि भाई ये जो भ्रातृत्व की भावना है, यानी कि भाईचारे की जो भावना है वो किस तरीके की भावना है, उसको उपमा देते हुए बताते हैं कि भैया जैसे दूध में पानी मिला दो और कोई उसे फिर अलग नहीं कर सकता। आप ये नहीं बता सकते कि ये दूध है या ये पानी है। ठीक है, जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर उसको दूध ही कहा जाता है, चाहे उसमें कितना ही पानी हो। ठीक है, चलिए बच्चा, तो इस बात को कह रहे हैं कि भाईचारा मेरा इस तरीके से होगा और भाईचारे से रहने की ही जो परंपरा है, जो रीति है, उसका ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। किसका नाम दूसरा नाम लोकतंत्र है भाई? भाईचारे से रहने के तरीके का नाम ही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को वो क्या बता रहे हैं कि भाई लोकतंत्र जो है वो रहने की, लोगों के पर शासन करने की एक तरीका नहीं है बल्कि लोगों के साथ सम्मान से रहने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक रीति रिवाज है जिससे समाज जो है वो जो है ना वो आपको विकसित करेगा। ठीक है, तो यहां से बेटा ये सारी चीजें जो है वो होंगी। ठीक है, अब ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया, देखो यहां तक तो चैप्टर था और चैप्टर का कंटेंट था। अब बात करते हैं बेटा यहां से कुछ क्वेश्चंस की जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेखक का नया समाज किन किन चीजों पर आधारित होगा। अब भाई इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, चलो बच्चा देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से आप दे सकते हैं तो दीजिएगा फटाफट, जब तक एक आध दो कमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए बेटा। सर संस्कृत बिहार बोर्ड क्लास प्लीज। बेटा संस्कृत के लिए समय नहीं है, अब समय जा चुका है संस्कृत का। ठीक है, नंबर दे दीजिए। ठीक है बेटा, नंबर हम आपको दे देंगे, अकेले में यहाँ नहीं देंगे। ठीक है, सबके सामने नहीं देंगे, सबके पास चला जाएगा। ठीक है सर, तालु का तालु मतलब देखो बेटा किसी भी काम को ना करने का तरीका। जैसे आपसे कहा जाए कि खाना बना लीजिए और आपका मन नहीं है तो आपने सबको मैगी बना के खिला दिया, बोले मैगी भी तो खाना ही होता है, तो आपने इस तरीके से काम को टाल दिया। ठीक है बच्चा, चलिए फिर क्या है, सोनार का बेटा सोनार बनेगा, लकड़ी वाले का बेटा लकड़ी वाला बनेगा, टीचर का बेटा कछुआ भी बन सकता है क्या। बेटा ऐसा नहीं है, देखो ये तो पाठ समझाने का तरीका था, ऐसा लोगों का मानना था, ये जाति प्रथा की बात थी। पर आज का समय जो है उन सारी चीजों का जा चुका है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है सर, मैं ब्लॉक हो गया हूं। कोई बात नहीं बेटा राहुल, बात करते हैं। आज देखो 2-3 लोग ब्लॉक हुए हैं, अमृता शायद ब्लॉक हुई है। ठीक है, और एक लड़की और है,
वो भी ब्लॉक हुई है और तुम भी ब्लॉक हुए हो, तो तीनों की बात करता हूँ क्या हुआ है सीन आज का। सर 4 बजे से 6 बजे तक कोचिंग की जल्दी क्लास एंड कर दीजिए। तो बेटा या तो वहाँ पढ़ लो या यहाँ पढ़ लो, ठीक है, हिंदी पढ़ लो। हिंदी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं हो जाएंगी। राहुल ददीवाल सर वीडियो कॉल कीजिए। बस बेटा इसी हरकत में तुम्हें आदमी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। आप समझ में आया क्यों ब्लॉक हो रहे हो। सर बिहार बोर्ड, हाँ बेटा बिहार बोर्ड का क्लास 3 बजे ही होगा। चलिए संस्कृत भी बेटा, संस्कृत में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए सर आप कहाँ से हैं बेटा, हम अपने घर से हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा यहाँ था कुछ क्वेश्चन और अब आपसे पूछना था प्रश्न। तो देखो यहाँ ना लेखक ये बताता है कि स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, इन तीनों से मिलकर वो अपना समाज बनाएगा। अब अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों को तो हम विकल्प में चुन नहीं सकते, हम एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो एक विकल्प कौन सा है, उपरोक्त तो सभी, यानी सबको चुना जा सकता है, ठीक है। तो ये बात थी बेटा। चलिए स्टॉप पोल। चलिए तो बेटा लगभग लगभग 90% लोगों का आंसर इसी तरफ है। जो बचे कुछ 10% है सी वाले, वो कहाँ चले जाते हो यार, पढ़ लिया करो, ठीक है। फिर बोलोगे अरे सर हमें समझ में नहीं आया, तो तुम ध्यान लगाया करो, ठीक है, योग किया करो। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक किस वास्तविक भाईचारे के संबंध में कौन सा उदाहरण देता है, ठीक है। तो भाई वास्तविक भाईचारे के संबंध में लेखक किस बात का उदाहरण दे रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। किसको हटा दो, किस गलती से आ गया यहाँ, ठीक है। अब बताओ तो इसका उत्तर क्या है। चलो सर जी ऑल ऑफ दीज रैंक 5 सर डाउट, ठीक है बेटा। अंशिका डाउट उठाते हैं और क्या है करण, हाँ सर डाउट। चलो बच्चा डाउट, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 पहले आंसर दो, ठीक है, फटाफट आंसर दो, फिर डाउट सॉल्व करते हैं। जो भी डाउट है ना आपका पूछ लीजिए, ठीक है। हम एक परफेक्ट 5 मिनट का टाइम केवल डाउट्स के लिए देते हैं कि भाई जो भी आपका डाउट है, जो भी दिक्कत है वो पूछ लो, ठीक है। सर खुशी पांडे, बेटा क्यू तो ऑप्शन ही नहीं है, तुम काहे क्यू क्यू लगा रहे हो। दिवाकर का हो गया, नीतू कुमारी, ठीक है। नीतू का भाई, नीतू का आंसर सही है। चलो चलिए बच्चा, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर की। तो देखो ये जो है ना वो राइट आंसर है। यहां लेखक उदाहरण देता है कि भाई दूध में जैसा पानी मिल जाता है वैसा ही भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ ऐसा भाईचारा होता है या नहीं होता है, ठीक है। घर में भी तो भाई बहन होंगे ना, उनके साथ बड़े प्यार से रहते हो कि नहीं रहते हो, ये चीज आपको बताना है, ठीक है बच्चा। तो यहां तक ना हमने चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा, सारी चीजों को समझा। अब बढ़ रहे हैं प्रश्नोत्तरों की ओर। अगर प्रश्नोत्तरों से पहले आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो वो बेटा आप पूछ लो, ठीक है। सर मैं ब्लॉक आकांक्षा कुमारी, ठीक है बेटा, आकांक्षा की भी बात कर लेंगे। संस्कृत सर 100 नंबर का हुआ बेटा, संस्कृत पर बात करते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। रंजन सोनी, अच्छा नंबर चाहिए बेटा, नंबर देंगे, अकेले में देंगे, सबके सामने नहीं दे रहे आपको, ठीक है। सर कल जो टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस बता दीजिए। बेटा वो जो टेस्ट है ना वो केवल सीबीएसई के लिए है, ठीक है, ये बात समझ लो। कल जो टेस्ट है वो केवल सीबीएसई के लिए है, ठीक है। तो उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आना है और आना है आपका बाल गोविंद भगत, फिर एक आएगा पत्र लेखन, एक आएगा निबंध लेखन, और उसके बाद आना है आपका एमसीक्यू आना है। तो वो वाच्य और वाक्य से आएंगे दोनों चीजें वहां से, ठीक है। चलो सर आज मेरा सर पहले क्लास, चलो भैया रवि आपको बधाई, ठीक है, रवि को भी बधाई क्योंकि उनका पहला क्लास था। सर बिहार बोर्ड क्या पढ़ाई है 3 बजे से होगी। हाँ बेटा बिहार बोर्ड की 3 बजे से ही होगी। काम की चीज पूछ लो बेटा, रिपीट करा दीजिए। हाँ बेटा पूरा पढ़ा के रिपीट करा रहे हैं, ठीक है। मयंक सर राजस्थान बोर्ड के लिए क्या है। बेटा राजस्थान बोर्ड के लिए अगर सिलेबस सीबीएसई से मैच कर रहा है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस कवर होने के बाद चर्चा करते हैं कि राजस्थान बोर्ड के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि मैं अकेला ही हूं ना, पता है, यूपी बोर्ड भी संभाल रहा हूँ, सीबीएसई भी संभाल रहा हूँ और ये बिहार बोर्ड भी, तो थोड़ा सा मुझे भी शांति से रहने के लिए मौका चाहिए, ठीक है, वरना फिर मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आपका। सर ब्लॉक क्यों किया। बेटा सर ने ब्लॉक नहीं किया है, मैं बात कर लूंगा, बच्चे बोल रहे हैं फ्री में ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है। सर संस्कृत, बेटा संस्कृत के लिए टाइम लगेगा, इस बार तो नहीं हो पाएगा संस्कृत का, संस्कृत की क्लास लाइएगा। हाँ बेटा देखेंगे, प्रयास करेंगे। सर टॉप 10 बच्चों का नाम लीजिए। टॉप 10 बच्चों में तो रौनक ही है, ठीक है, रौनक से भी कुछ अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जैसे
चंदन भी है, नीरज भी है, ठीक है। एक वो था राजपूत, क्या नाम था उसका, अच्छा नाम था, नाम याद नहीं, दिवाकर, दिवाकर राजपूत जो दूसरे नाम से आता है, ठीक है। तो कुछ अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर, चांदनी भी है, ठीक है। चलिए बच्चा बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। तो प्रश्न में ना हमसे पहले पूछा जा रहा है किस लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। भाई लेखक यहाँ जिस विडंबना की बात कर रहे हैं उस विडंबना का नाम है जाति प्रथा। लेखक ये कह रहे हैं कि आज के समय में भी, यानी किस समय में भी, 2000 जब उन्होंने इसको लिखा होगा, आज के समय में भी जाति प्रथा को मानने वाले लोग जो हैं वो उपलब्ध हैं और ये विडंबना ही है। और फिर उस पर वो तर्क क्या देते हैं कि भाई साहब जो जाति विभाजन जो है ना उस पर आधारित जो श्रम विभाजन है ये तो जरूरी है, क्योंकि वो तो श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप ही है जाति। जैसे सोनी जो है या जो सोने का काम कर रहा है उसका बेटा सोने का काम कर रहा है तो उसमें दक्षता और कुशलता आ जाएगी। इसी तरीके से पढ़ाने वाले का बेटा अगर पढ़ा रहा है तो उसमें दक्षता और कुशलता आ जाएगी, चाहे ऐसा वास्तविकता में होता हो या ना होता हो। पर जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो इन सारी चीजों को ना इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक बेटा इस प्रश्न का उत्तर हमने समझा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो भैया पहला तर्क तो वो यही देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और श्रम विभाजन की जो परंपरा है ना उसको ही जातिवाद कहा जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इस बात को वो कहते हैं। फिर आगे देखो क्या है सर पूरा, हाँ बेटा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस ध्यान लगा के समझो। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, जातिवादियों को कहना है कि परंपरा पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है, यानी कि जो पारंपरिक पेशा होता है ना, परंपरागत पेशा क्या, जैसे किसी के घर डॉक्टर है, ठीक है, तो उनके पिताजी डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर होना चाहिए, फिर उनका बच्चा भी डॉक्टर होना चाहिए, ये परंपरागत पेशा है। तो यहाँ मत दिया जाता है कि भाई जो परंपरागत पेशे के अंदर काम करता है वो कुशलता को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और वह अपना कार्य बड़ी सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएगा, ठीक है। ये बात जो है वो कही जाती है। अब देखो आगे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भाई जातिवाद पर आपत्तियां क्या हैं लेखक महोदय की, तो आओ भैया उस चीज को समझ लेते हैं कौन कौन सी आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति क्या है कि भाई जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, यानी कि यदि जाति विभाजन से कोई काम व्यक्ति कर रहा है तो जब चाहे अपना प्रोफेशन बदल ले ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। उसको वही काम करना पड़ेगा जो जाति आधारित उसे मिला है, ठीक है, यानी कि जो उसके पुरखे करते आ रहे हैं, पूर्वज जो काम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कही जाती है कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। तो बेटा ये बात सही है, जातिगत जो कार्य बांटा जाता है उसमें इस चीज का इंटरेस्ट नहीं रखा जाता, इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है कि, ठीक है, तो यहां बेटा इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है कि व्यक्ति की मजबूरी, सॉरी व्यक्ति की इच्छा क्या है, व्यक्ति किस तरीके से काम करना चाहता है, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनके पिताजी ये काम किया करते थे तो वो भी वही काम करेंगे, ठीक है। चलो चलो आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक है। तो देखो बेटा यहां बताया गया आर्थिक पहलू से हानिकारक है क्योंकि एक ही तरीके का काम समय स्थिति के कारण बदल जाता है, उसमें लाभ कम होने लगता है, और जब लाभ कम होगा तो पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो आप जो है ना वो कमजोर होते जाएंगे, आपका जो सामाजिक स्टेटस है वो कमजोर होता जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या बात कर रहे हैं भाई, तो आगे बता रहे हैं जाति प्रथा मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है। तो ये भी बात है कि बेटा आपसे कोई ऐसा काम कराया जाएगा जो आपको नहीं करना है तो आपकी जो इच्छा है, जो शक्ति है, वो सारी की सारी चीजें दब जाएंगी, ठीक है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बढ़ो, अगला प्रश्न क्या है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। यह प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है इस बात को जरा समझ लो। भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, श्रमिकों के बच्चों को अनिच्छा से काम करना पड़ता है जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। तो बेटा यहाँ ये बताया जा रहा है कि जातिगत जब भी श्रम विभाजन होगा तो एक काम सारे के सारे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी करना पड़ेगा, पर अगर ऐसा ही होता रहे तब चीजों का विकास नहीं होगा और आदमी जो है ना वो कुंठा से ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है।
तो यहां तक ना ये बात बताई जा रही है कि अगर सुनार का बेटा सुनार ही बनता रहेगा तो फिर उसके घर में कोई डॉक्टर कैसे बनेगा, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन कैसे बनेगा। देखो पॉलिटिशियंस के अंदर देखा होगा तुमने कि जो पहली पीढ़ी के पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो राजनेता होते हैं, उनके ऊपर कोई राजनेता नहीं होता, कोई व्यापारी होता है, कोई कुछ और काम करता है, कोई कुछ और काम करता है, ठीक है। तो वहां जो है ना नई चीज जो होती है वो वहां से शुरू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो पेशा जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो यहां तक बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो भैया ये चीज समझ लो, आओ इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही काम या एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीकों में निरंतर विकास होता है। अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को परंपरागत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। तो बेटा इस चीज को समझ लो, यहाँ क्या कहा जा रहा है। आपने जुलाहों का नाम सुना है? जुलाहा क्या होता है ये चीज जानते हैं? जुलाहा नाम स्वाभाविक होता है, मतलब जो स्वभाव से आ जाए, ठीक है, उसे स्वाभाविक कहते हैं, ठीक है बच्चा। जैसे किसी का स्वभाव होता है या जो होना ही है उस चीज को भी स्वाभाविक कहते हैं। देखो अब बात कहाँ चल रही थी, इस चीज को समझो। अगर जैसे जुलाहे हैं, ठीक है, तो जुलाहों का काम है कपड़ा बनाना, पर जरा सोचो कि जब बहुत आधुनिक मशीनें नहीं आई थी, ठीक है, तब जुलाहे हाथ से काम किया करते थे और दिन भर काम करने के बाद भी 10-50 मीटर कपड़ा ही बना पाते थे। पर आजकल जो मशीनें आई हैं वो 1 घंटे में बहुत सारे कपड़े बना देती हैं, ठीक है। तब क्या दिक्कत हो रहा होगा, जुलाहों का जिंदगी कैसे चल रहा होगा, ये बात हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतों का कारण ही है, यहाँ बताया जा रहा है कि भाई एक ही जाति से बनकर एक ही काम करने से क्या होता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। पर अब जो है यही नुकसान जो है वो आदमी को प्रत्यक्ष बेरोजगारी की ओर ले जाता है कि भाई काम तो कर रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो एक तरीके से वो बेरोजगार ही है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। तो भैया आज के समय में ना उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानता है वो जाति प्रथा को। क्यों जाति प्रथा को मानता है, तो ये चीज भी समझ लो। जाति प्रथा के कारण क्या होता है कि मनुष्य एक ही पेशा चुनने में बाध्य हो जाता है, यानी कि वो स्वतंत्र पेशा नहीं चुन सकता। अगर उसे जैसे मान के चलिए कोई जुलाहा है और वो अगर पढ़ाना चाहे तो वो पढ़ा नहीं पाएगा जाति प्रथा के कारण, ठीक है। तो यहाँ जो है इस कारण क्या होता है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत रुचि को स्थान नहीं मिलता है और इस कारण जो है वो मनुष्य थोड़ा सा बध जाता है, ठीक है, और उसे विकास का मौका नहीं मिलता है, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो भैया पहला तो बात ये कहता है लेखक कि जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया, ठीक है। कैसा अस्वाभाविक विभाजन हो गया कि भाई सब आपस में ऊंच नीच के अंदर आ गए कि भाई हम जो हैं वो बड़े कारीगर हैं, आप जो है वो छोटे कारीगर हैं, हम आपके घर का पानी नहीं पीएंगे। ऐसी कई जो रूढ़ियां हैं वो समाज में आ जाती है केवल जाति प्रथा के कारण, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कही जाती है कि जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। तो बेटा यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना खानदानी काम नहीं करते हैं और खानदानी काम ना करते हुए कुछ नया करते हैं, ठीक है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता और आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा जो है वो बाधक हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई सर इस क्लास का। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो भैया सबसे पहले लेखक ने आवश्यक माना है कि स्वतंत्रता हो, समाज में समानता हो, भ्रातृत्व की भावना हो। फिर उसने बताया है लेखक ने आगे कि इतनी गतिशीलता होनी चाहिए समाज में कि कोई भी वांछित, अब वांछित मतलब जो होना है जो स्वीकार किया जा सके, ठीक है, स्वीकार्य परिवर्तन, ठीक है, जो होना ही है जिसको स्वीकार किया जा सके, या उचित, ठीक है, उचित परिवर्तन जो है वो समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सके, ठीक है, यानी कि समाज में अमूलचूल परिवर्तन आ सके, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, समाज में बहुविध हितों की सबका
भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई समाज में हर व्यक्ति का जो हित है वो निर्धारित होना चाहिए, ठीक है, और फिर हो जाने के बाद ये भी तय होना चाहिए कि भाई उस हित की सब लोग मिलकर रक्षा करें, ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से था। चलो बच्चा बढ़ते हैं आगे। आगे भी कोई चीज है, जैसे सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, अबाध संपर्क के लिए होना चाहिए। भाई अबाध संपर्क के कई साधन होने चाहिए, ठीक है। फिर देखो इन्हीं गुण या फिर आगे बताता है कि भाई जो भाईचारा है वो कैसा हो, जैसे दूध और पानी का मिलाप होता है उस तरीके से उसका भाईचारा होना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से ना ये बताता है कि भाई इन्हीं सारे गुणों का नाम लोकतंत्र है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं समरेखी की। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या चीजें सीख ली, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कहां से, चैप्टर की शुरुआत होती है जाति आधारित श्रम विभाजन के विरोध से। बाबा साहब ये बताते हैं कि भाई जाति आधारित जो श्रम विभाजन है वो बिल्कुल अनैतिक है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के श्रम विभाजन से आदमी की लड़ाई आदमी से हो जाती है, ठीक है, आदमी में ऊंच नीच का भाव आ जाता है। फिर आगे दूसरे पैराग्राफ में लेखक बताते हैं कि श्रम विभाजन का आधार रुचि और कौशल होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाता है। आज भी हिंदू समाज में जो श्रम विभाजन की कुशलता को अलग करते हुए जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन का मुख्य बिंदु माना जा रहा है। फिर आगे बताते हैं लेखक कि भाई जाति आधारित श्रम विभाजन का आर्थिक पहलू क्या है, कि भाई जाति के आधार पर यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो वो गरीब होता चला जाता है एक समय के बाद, क्योंकि तकनीक में परिवर्तन आ जाता है, समय में परिवर्तन आ जाता है, और जिस पेशे में वो है उन सारी चीजों में परिवर्तन आता जाता रहता है, और इसी परिवर्तन के कारण जो है वो व्यक्ति को आर्थिक पक्ष में हानि उठाती है। फिर वो बताते हैं व्यक्ति लेखक महोदय कि भाई जब व्यक्ति को आर्थिक हानि हो जाती है, जब व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता है पर उसको वही काम करना पड़ता है, तो उसे उस काम से अरुचि होने लगती है और उस काम को वो टालूपने की तरह करता है, मतलब कर दिया बस, कैसे भी कर दिया, ठीक है, उस तरीके से वो उस काम को करता रहता है, ठीक है। फिर अंत में लेखक महोदय बताते हैं कि लेखक बताते हैं कि भाई समाज की नई अवधारणा क्या है। तो वो यहाँ ये बताते हैं कि जिस समाज की मैं बात कर रहा हूं उसमें स्वतंत्रता होगी, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। फिर बताते हैं कि भाई जो दूसरी बात है कि भाई हर व्यक्ति समान होगा, कोई व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं होगा, और सभी व्यक्तियों में भाईचारे की भावना होगी, और ये भाईचारे की भावना ऐसी होगी जैसे दूध में पानी मिलाया जाता है, ठीक है बच्चा। तो यहां हमने इस चैप्टर को समझा, इस चैप्टर का बहुत सारे पॉइंट्स को समझा, और ये भी जाना कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके लिए क्वेश्चन भी है, आपके लिए होमवर्क भी है। तो ये होमवर्क में आपको बेटा 2 प्रश्न दिए जा रहा हूं, सॉल्व कर लेना, और जैसे ही आप इन 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे ना तो लगभग चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर का पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, ठीक है, जो आपको ना हल करते बने इस चैप्टर से, ठीक है बच्चा। तो यहां तक आप अपना होमवर्क कर सकते हैं। अब बेटा है आपकी बारी, क्लास एंड होने ही वाला है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ लो बेटा, ठीक है। चलो सर आया, हाँ बेटा आप तो लेट हैं। पॉपुलर में क्या क्या पूछा जा रहा है, बिहार बोर्ड का ऑल क्वेश्चन नोट्स भेजें। बेटा देखो बिहार बोर्ड का ना ये पीपीटी आपको मिलता ही है, ठीक है, तो सारे नोट्स उसके ही अंदर हैं। एक्स्ट्रा जब कुछ कराएंगे तो उसका अलग से आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। सर मैं कैसे ब्लॉक हो गया, चांदनी कुमारी। चलो बेटा बात करते हैं, आज बहुत सारे बच्चे ब्लॉक हुए हैं, सबका नाम नोट कर लिया है, ठीक है। सर भारतीत्व, अच्छा भ्रातृत्व, देखो भाईचारे की भावना, तुम्हारे छोटे भाई को देखकर तुम्हें जो प्यार आता है और तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा जो सम्मान करता है, वही चीज क्या कहलाती है, भ्रातृत्व यानी भाईचारा, ठीक है बच्चा। चलिए ठीक, और आगे क्या है, भ्रातृत्व की भावना बता ही दिया सर। ट्रूकिंग, पुश्तैनी मतलब बेटा जो बाप दादाओं से हमको मिलता है, जैसे दादाजी जो काम करते थे वो पापा ने किया, फिर पापा के बाद वही काम हम करने लगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं पुश्तैनी, जो पुश्तों से चला आ रहा है, ठीक है। सर नंबर दे दीजिए प्लीज। बेटा नंबर तो हम आपको दे देंगे, ठीक है, पर अकेले में मिलो, कभी सबके सामने नहीं, ठीक है। सर इस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वर्णिका से। बेटा देखो वर्णिका से जहां से भी प्रश्न आएगा कंप्लीट करा देंगे, परेशान मत हो, ठीक है। वीडियो कॉल कर लीजिए, अरे हाँ ठीक है कर लेंगे बेटा, ठीक है, नंबर दे दो अपना, दे दी, फिर आ गए तुम, चलो।
रौनक सर मैं चैट में ब्लॉक क्यों हूँ? बेटा कुछ ना कुछ किए होगे तुम, इसीलिए तुम्हें ब्लॉक कर दिया, लेकिन आज मैं बात कर लूंगा, इस चीज के लिए परेशान मत हो। जो जो बच्चे ब्लॉक हैं सबका मैंने नाम नोट कर लिया है, ठीक है, मुझे सबका याद है, रौनक भी ब्लॉक है, बहुत सारे लोग ब्लॉक हैं, तो मैं आज बात कर लूंगा कि ये बच्चे क्यों ब्लॉक हो रहे हैं बिना काम के, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये पता चलता है कि भाई आप लोग कुछ किए हैं और इसलिए ब्लॉक हुआ है, तो फिर बेटा परमानेंट ब्लॉक भी करवा दूंगा, ठीक है। चलो सर, आज का टॉप 10, ये आज का टॉप 10 कल बताया जाएगा, ठीक है। हटो वहां से, अच्छा हट जाऊं मैं वहां से, तो फिर पढ़ाएगा कौन बेटा ये बताओ, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बेटा ऐसे बना सकते हैं कि जो आपको पीपीटी मिलता है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर तो होते ही है, पढ़ने के बाद कौन कौन से की पॉइंट है, हर चीज को ना एक लाइन में समझने की कोशिश करा करो, पॉइंटर्स बनाया करो। और पॉइंटर्स के बाद हिंदी के अंदर ना सबसे अच्छी कला है पॉइंटर्स बनाना, जितने पॉइंटर्स बना लोगे उतना अच्छा हो जाता है, ठीक है बच्चा। चलो सर क्लास एंड कर दीजिए, 4 बजे कोचिंग है बेटा, और हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या? चलो, आंतरिक पहलू क्या होता है बेटा? जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। जैसे देखो, आप कई लोग जो है ना वो कलेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ घर के परिस्थितियां होती हैं जो सबके सामने नहीं कही जाती हैं, ठीक है, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाते बहुत अच्छे तरीके से, और इन्हीं सारी बातों को कहा जाता है आंतरिक पहलू, ठीक है। चलो सर मैं ध्यान से क्लास रह रहा हूँ, कमेंट ज्यादा किया पर नहीं, ब्लॉक कर दिया मुझे, ठीक है बच्चा। शिवराज तुम्हारे लिए तो हम बात करते हैं क्या होता है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। चलो बच्चा, ये तो था आज का सेशन, यहाँ तक कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर। जहां तक मेरा सवाल था, मैंने बहुत सारे कमेंट यहीं के यहीं आपके सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब बेटा जो भी आप प्रश्न करें ना, एक बात जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें आप पूछे ना वो चैप्टर से रिलेटेड पूछिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। सबको टाटा बाय बाय, सबको धन्यवाद, ठीक है, बाय।